नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने कभी ना कभी सुना होगा। मन की शक्ति। खासकर कैसे सिर्फ कल्पना करने या कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराने से हमारे सपने सच हो सकते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो दिलचस्प है क्योंकि ये बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी गई है, पर जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं वो शायद उम्र की सीमाओं से परे हैं। तो आज हम इन दो तकनीकों, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना और एफर्मेशन यानी पुष्टि की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। ये है क्या ये वाकई काम करती हैं? और सबसे ज़रूरी, इस सामग्री के आधार पर इन्हें असल ज़िंदगी में अपने लक्ष्य पाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इस मानसिक सफ़र पर निकलते हैं। बिल्कुल। यह विषय हमेशा से काफी आकर्षक रहा है। अक्सर हम इन तकनीकों को सतही तौर पर जानते हैं ना, लेकिन आज मौका है कि स्रोत के नजरिए से समझें कि ये सरल लगने वाले मानसिक अभ्यास असल में कितने प्रभावी हो सकते हैं और क्यों। देखते हैं ये सामग्री हमें क्या सिखाती है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं विजुअलाइजेशन या कल्पना से। सामग्री से कैसे परिभाषित करती है? क्या ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा है या कुछ और? नहीं, ये दिन में सपने देखने से कहीं ज्यादा व्यवस्थित है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी मनचाही चीज या स्थिति या लक्ष्य को अपने दिमाग में इतनी स्पष्टता और विस्तार से देखना और महसूस करना, जैसे कि वो सचमुच अभी इसी पल हो रहा है या आपको मिल गया है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक पूरा मानसिक अनुभव रचने की कोशिश है। मानसिक अनुभव रचना। ये सुनने में गहरा लगता है। स्रोत कहता है कि इसमें अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करना जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल, यही चीज विजुअलाइजेशन को शक्तिशाली बनाती है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि आप सिर्फ देखें ही नहीं, बल्कि सुनें, महसूस करें, यहाँ तक कि गंध और स्वाद का भी अनुभव करें, अगर वो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई नई कार चाहता है तो वो सिर्फ कार की तस्वीर न देखे, बल्कि स्टीयरिंग व्हील का स्पर्श महसूस करे, नए लेदर की गंध महसूस करे, इंजन की आवाज सुने, उसे चलाने का एहसास करे। जितनी ज्यादा इंद्रियां शामिल होंगी, दिमाग के लिए वो अनुभव उतना ही वास्तविक लगेगा और प्रभावी होगा। समझ गई। तो ये दिमाग को यकीन दिलाने जैसा है कि ये चीज पहले से ही सच है। सामग्री में एक साइकिल का उदाहरण था, शायद वो इसे और स्पष्ट करेगा। हाँ, साइकिल का उदाहरण सरल है, पर इसी मूल सिद्धांत को दर्शाता है। अगर किसी बच्चे को साइकिल चाहिए, तो स्रोत का सुझाव में कि वो रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके कल्पना करे कि वो उस साइकिल को चला रहा है या चला रही है। सिर्फ साइकिल दिखनी नहीं चाहिए, बल्कि उसे पेडल मारते हुए पैरों की हरकत, हवा का चेहरे पर लगना, हैंडल बार्स को पकड़ने का एहसास, साइकिल के फ्रेम का वो चमकदार रंग, शायद उसकी घंटी की आवाज, ये सब कुछ अनुभव करना है। और सबसे अहम बात, जैसा आपने कहा, वो ये महसूस करना है कि साइकिल अभी उसके पास है, भविष्य में नहीं। ये वर्तमान काल में उस अनुभव को जीना है, जिससे एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, बल्कि उस इच्छा के पूरे होने के अनुभव को जीना है। ये एक तरह का मानसिक पूर्वाभ्यास हुआ है ना, जैसे कोई एथलीट अपने प्रदर्शन से पहले करता है। सामग्री में रमेश के क्रिकेट वाले उदाहरण का भी जिक्र था। क्या वो इसी मानसिक पूर्वाभ्यास का नतीजा था? बिल्कुल सही। रमेश का उदाहरण दिखाता है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ चीजें पाने के लिए नहीं है, ये कौशल सुधारने में भी कैसे मदद कर सकता है, ये दिखाता है। रमेश क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, खासकर छक्के मारना। सामग्री बताती है कि वह रोज कल्पना करता था, न सिर्फ ये कि उसने छक्का मारा है, बल्कि उस पूरे क्षण को जीता था। गेंद का बल्ले से टकराने की आवाज और एहसास, गेंद हवा में ऊंची जाते हुए देखना, दर्शकों का शोर सुनना, और सबसे जरूरी, उस सफलता से जुड़ी खुशी, गर्व और आत्मविश्वास की भावना को महसूस करना। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या सिर्फ सोचने भर से उसका खेल सुधर गया? ऐसा होता है? सामग्री के अनुसार हाँ, इस नियमित मानसिक अभ्यास से धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और मैदान पर उसका प्रदर्शन बेहतर होने लगा। वो शायद अनजाने में ही सही, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ खेलने लगा। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे स्रोत में तंत्रिका मार्ग या न्यूरल पाथवेज के संदर्भ में बताया गया है। जब हम किसी क्रिया की इतनी विशद कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क लगभग उन्हीं तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करता है जो वास्तविक क्रिया के समय सक्रिय होते हैं।
तो एक तरह से रमेश बिना मैदान पर गए भी अपने दिमाग में छक्का मारने का अभ्यास कर रहा था, जिससे वो कौशल उसके लिए ज्यादा स्वाभाविक बनता गया है। ये शारीरिक अभ्यास का विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन उसे बहुत शक्तिशाली रूप से पूरा कर सकता है। ये वाकई कमाल है। सोचना कि हमारा दिमाग वास्तविक और काल्पनिक अभ्यास के बीच उतना भेद नहीं करता जितना हम समझते हैं। चलिए अब दूसरी तकनीक पर आते हैं, अफर्मेशन या पुष्टि। यह विजुअलाइजेशन से कैसे अलग है और सामग्री इसके बारे में क्या कहती है? एफर्मेशन, जैसा कि सामग्री बताती है, वो शब्दों की शक्ति पर आधारित है। ये सकारात्मक, सशक्त वाक्यों को सचेत रूप से और बार-बार दोहराने की प्रक्रिया है। ये वाक्य हमेशा वर्तमान काल में होते हैं और उन गुणों, स्थितियों या नतीजों का वर्णन करते हैं जिन्हें व्यक्ति पाना चाहता है। जैसे, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, या अवसर आसानी से मेरी ओर आते हैं, या फिर मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं। जहां विजुअलाइजेशन मानसिक छवियों और भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित है, वहीं एफर्मेशन हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और खासकर हमारे अवचेतन मन को उसे सीधे तौर पर सकारात्मक संदेशों से प्रोग्राम करने का प्रयास है। तो ये एक तरह से अपने आप से सकारात्मक बातें करना हुआ, जिसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कुछ वाक्य दोहराने से वाकई फर्क पड़ता है? कई बार ये थोड़ा बनावटी या खोखला सा लग सकता है ना? सामग्री में सोमा का उदाहरण था, वो कैसे इस पर रोशनी डालता है? आपका सवाल बहुत जायज है और कई लोगों के मन में आता भी है। देखिए, एफर्मेशन सिर्फ खाली शब्द दोहराना नहीं है। सामग्री के अनुसार इसकी प्रभावशीलता दो चीजों पर निर्भर करती है, विश्वास और भावना। सोमा के उदाहरण में वो रोज सुबह खुद से कहती थी, मैं बहुत चतुर हूं। सामग्री बताती है कि इससे न सिर्फ उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि जब उसने इस वाक्य को लगातार दोहराया, शायद शुरू में थोड़ा संदेह के साथ ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसके अवचेतन मन ने इस संदेश को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो ये अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने जैसा है? हाँ, कुछ हद तक बिल्कुल। हमारे मन में अक्सर गहरे बैठे नकारात्मक या सीमित करने वाले विश्वास होते हैं, जैसे मैं इसके काबिल नहीं हूं, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है वगैरह। अफर्मेशंस इन पुराने नकारात्मक प्रोग्रामिंग को चुनौती देते हैं और उनकी जगह नए सकारात्मक और सशक्त विश्वास स्थापित करने में मदद करते हैं। सोमा के मामले में लगातार मैं बहुत चतुर हूं दोहराने से उसकी खुद के बारे में धारणा, मतलब सेल्फ इमेज, बदली। जब वो खुद को चतुर मानने लगी तो शायद उसने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, सवाल पूछने में झिझक कम हुई और नतीजतन उसके परिणाम बेहतर हुए। तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, उन शब्दों ने उसकी आंतरिक स्थिति और फिर बाहरी व्यवहार को बदला। और हाँ, भावना के साथ दोहराना इसे और शक्तिशाली बनाता है। सिर्फ कहना नहीं, बल्कि महसूस करना कि आप वो हैं जो आप कह रहे हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे हमारे शब्द हमारी हकीकत को आकार दे सकते हैं, खासकर जब उन्हें भावना और विश्वास के साथ जोड़ा जाए। अच्छा, ये दोनों तकनीकें, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन, सुनने में शक्तिशाली लगती हैं। सामग्री में इन्हें असल में करने के कुछ तरीके भी बताए गए थे। क्या ये जटिल है या इन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल जटिल नहीं। सामग्री इन्हें बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत करती है। कोई भी इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। मुख्य रूप से 3 कदम सुझाए गए हैं। पहला है रोजाना विजुअलाइजेशन का अभ्यास। जैसा हमने बात की, हर दिन कुछ मिनट, शायद 5-10 मिनट निकालकर शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पूरी तरह से जिएं, अपनी सभी इंद्रियों को उपयोग करते हुए। यहां निरंतरता महत्वपूर्ण है। रोज करना इसे ज्यादा प्रभावी बनाता है। ठीक है, रोज करना। और दूसरा है नियमित एफर्मेशन का प्रयोग। सामग्री सुझाव देती है कि अपने चुने हुए सकारात्मक वाक्यों को दिन में कई बार दोहराएं, शायद 3 से 5 बार। ये वाक्य छोटे, स्पष्ट, सकारात्मक और वर्तमान काल में होने चाहिए, जैसे मैं, मेरे पास है। इन्हें सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले या दिन के किसी भी खाली क्षण में दोहराया जा सकता है। इन्हें जोर से बोलना अक्सर ज्यादा प्रभावी होता है, पर मन में दोहराना भी काम करता है। अच्छा, और तीसरा कदम? तीसरा कदम है दृश्य सहायता या विजुअल एड का उपयोग। यह विजुअलाइजेशन को और पुष्ट करने का एक तरीका है। अपने लक्ष्य से जुड़ी कोई तस्वीर, कोई प्रतीक या कोई लिखा हुआ वाक्य ऐसी जगह पर लगाएं जहां आपकी नजर बार बार पड़ती हो, जैसे आपके स्टडी टेबल के सामने या कंप्यूटर स्क्रीन पर या बाथरूम के शीशे पर।
ये एक लगातार याद दिलाने वाली चीज, एक रिमाइंडर की तरह काम करता है और आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। ये तरीके तो वाकई काफी सीधे लगते हैं। रोज थोड़ा समय कल्पना के लिए, दिन में कुछ बार सकारात्मक वाक्य दोहराना और एक विजुअल रिमाइंडर। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सरल अभ्यास वाकई बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकते हैं, जैसे स्कूल में टॉप करना या कोई बड़ी चीज हासिल करना? कभी कभी लगता है कि बड़े सपनों के लिए शायद ज्यादा मेहनत या जटिल रणनीतियों की जरूरत होती है। अर्जुन की कहानी शायद इसी संदेह का जवाब देती है। बिल्कुल। अर्जुन की कहानी, जैसा कि सामग्री में दी गई है, इसी बात पर जोर देती है कि तकनीकों की सादगी उनकी शक्ति को कम नहीं करती। अर्जुन का लक्ष्य बड़ा था, उसे स्कूल में नंबर 1 बनना था और उसने इन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन पूरी लगन और विश्वास के साथ। सामग्री बताती है कि उसने एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। उसने नियमित विजुअलाइजेशन किया। वो रोज कल्पना करता था कि वो कक्षा में सबसे आगे है, शिक्षक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे पुरस्कार मिल रहा है और वो कैसा महसूस कर रहा है। हाँ, उसने लगातार एफर्मेशंस दोहराए। वो खुद से बार बार कहता था, मैं स्कूल में नंबर 1 हूँ या मैं पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अच्छा। और संभवतः उसने दृश्य सहायता का भी इस्तेमाल किया होगा। शायद अपनी डेस्क पर नंबर 1 लिख कर रखा हो या अपनी कोई तस्वीर विजेता के रूप में देखता हो। और नतीजा क्या हुआ? क्या ये तरीका काम कर गया वाकई? सामग्री के अनुसार हाँ। साल के अंत तक अर्जुन सचमुच अपनी कक्षा में नंबर 1 बन गया। ये कहानी सिखाती है कि सफलता के लिए तरीकों का जटिल होना जरूरी नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका विश्वास, आपकी निरंतरता और अपने लक्ष्य के प्रति आपका वो भावनात्मक जुड़ाव। जब आप इन सरल तकनीकों को लगातार और पूरे दिल से करते हैं तो वे आपके विचारों, आपकी ऊर्जा और आपके कार्यों को आपके लक्ष्य की दिशा में संरेखित करना शुरू कर देते हैं, जिससे बड़े परिणाम भी संभव हो जाते हैं। ये दिखाता है कि दृढ़ता सरल साधनों को भी शक्तिशाली बना सकती है। ये मन को प्रशिक्षित करने के शक्तिशाली फिर भी सरल उपकरण है। ये हमें अपनी सोच को नियंत्रित करने, उसे सकारात्मक दिशा देने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करते हैं। ये एक तरह से अपने आंतरिक संसार को सक्रिय रूप से आकार देने के तरीके हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। और भले ही यह सामग्री बच्चों के लिए लिखी गई हो, इसका संदेश सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ये तकनीकें किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती हैं, चाहे वो छात्र हो, पेशेवर हो, कलाकार हो या कोई भी जो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है। ये हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, आत्मसंदेह और भय को कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और एक अधिक सकारात्मक कर सकता हूं वाली मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकती हैं। मूल विचार यह है कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन तकनीकों से हम उस प्रक्रिया को सचेत रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये वाकई अपने मन का माली बनने जैसा है, सकारात्मक विचारों के बीज बोना और उन्हें पोषित करना, जबकि नकारात्मक विचारों की खरपतवार को हटाना। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना? लेकिन शायद असली शक्ति हमारे भीतर है, हमारे विचारों और विश्वासों को बदलने में निहित है। ये तकनीकें जानी पहचानी सी लगती हैं, लेकिन शायद हम इनके नियमित अभ्यास और इनमें निहित शक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हमने कल्पना और पुष्टि की इन तकनीकों पर सामग्री के आधार पर काफी गहराई से बात की। ये जानना प्रभावशाली है कि कैसे ये मानसिक अभ्यास, जिन्हें हम शायद कभी-कभी हल्के में लेते हैं, वो हमारे विश्वासों को, हमारी भावनाओं को और अंततः हमारे जीवन के नतीजों को आकार देने की क्षमता रखते हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर ये तकनीकें, जो मानव सभ्यता में किसी न किसी रूप में हजारों सालों से मौजूद हैं, आप सोचे प्रार्थना, ध्यान, स्वप्न दर्शन, अगर ये इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, तो सोचिए हमारे मन की असीम गहराइयों में और कौन-कौन सी अनदेखी, अनछुई क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। ऐसी कौन सी मानसिक या चेतना की शक्तियां हो सकती हैं जिनका विज्ञान अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं कर पाया है और जिन्हें भविष्य में हम समझना और इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ये विचार हमें मानव क्षमता की सीमाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, एक रोमांचक विचार। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।